यानी कि बनाया जा सकता है। जी ठीक जी है। बिल्कुल अच्छा बनाया डॉक्टर जा सकता सलमा, वो जो इनहेरिटेंस के हवाले से एक क्वेश्चन आया था, आप पूछेंगी मंडी हाँ, बहाउद्दीन से जो क्वेश्चन आया इनहेरिटेंस। था? हाँ। हाँ, वो आपको मेरी आवाज़ आ रही है शाजी? जी जी मुझे आ रही है। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन के पास एक गांव से बड़ा वैसा सवाल है कि एक शख्स जो जिसका डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ है ऑटिज्म के साथ, उसकी शादी हुई और 3 अदद बच्चे हैं उसके। वालिद की डेथ के बाद उसके जो भाई हैं वो उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस को डिनाई कर रहे हैं, उस डिसेबिलिटी कार्ड की बेस पर विरासत में उसका हिस्सा नहीं देना चाह रहे। तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगी कि हमें गाइड करें। तो आप बताइए कि वो किस तरह से उस शख्स को मिल सकता है उसका हिस्सा बाप की जायदाद में से। देखिए शरीयत में और विरासत में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई डिसेबल है तो उसको उसका शेयर नहीं मिलेगा। अगर वो उस बंदे के 4 वो भाई थे, जिसमें से एक डिसेबल था, तो चारों का इक्वल शेयर बनेगा उसके बाप की प्रॉपर्टी से। हाँ, अब वो नहीं देना चाह रहे कि जी ये डिसेबल है, तो वो खातून बिल्कुल कोर्ट जा सकती हैं। अब कोर्ट जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रॉपर्टी और उसको लुक आफ्टर करने के लिए उनको उसका गार्जियन बनना पड़ेगा। वही मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत वो गार्जियन बनेंगी, कोर्ट से वो अपॉइंट होंगी गार्जियन, और उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्लेम कर सकती हैं कि ये इसके बाप का शेयर है क्योंकि ये डिसेबल है और इसको ये नहीं ले रहे तो ये मुझे दिया जाए, तो कोर्ट उसको देगी बिल्कुल। तो लोगों में एक ये कॉन्सेप्ट है कि औरत जो है वो शौहर की जो मौरसी जायदाद है उसमें वो नहीं हक क्लेम कर सकती है। तो आप अ, बताएं, उन लोगों का स्टांस यही है कि बीवी को नहीं कोई हक नहीं। आफ्टर, नहीं वो शादी वो मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ही इज हस्बैंड अलाइव। अलाइव है, हस्बैंड इज अलाइव। देखिए अलाइव अगर है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अलाइव अगर है तो वो किससे डिमांड करेगी? क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें जरा। देखिए, उस मैं खातून ने हमें क्लैरिफाई कहा करूँ कि डॉक्टर हाँ सलमा? आप वजीहा आप बताइए जी, प्लीज। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक लेडी ने एक क्वेश्चन किया, उसका हस्बैंड ही इज ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, उनके 3 बच्चे भी हो गए हैं और उनका उनके शौहर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है क्योंकि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं। तो अब उनके भाई ये कहते हैं कि हम जायदाद में इसको हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो कोई तरीका ऐसा है कि वो खुद या उनकी बीवी उनका जायदाद में हिस्सा क्लेम कर सकें बाकी 3 भाइयों से? जी, मैंने उसका जवाब दिया है कि बिल्कुल जा सकती हैं, उसकी वाइफ़ जा सकती है, उसकी देखो उसके फ़ादर की डेथ हुई है उस बंदे की, और उसने जो भी ज छोड़ी है जायदाद उसमें से चारों दूसरे जो भाई हैं उनकी तरह इसका भी शेयर बनेगा। अब इसका जो शेयर बनेगा वो कोर्ट से किस तरीके से लिया जाएगा? तो वो इस तरीके से लिया जाएगा कि ये खातून जो है उसकी गार्डियन बनेंगी, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत सर्टिफ़िकेट लेंगी, गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट होता है एडल्ट्स के लिए जो लिया जाता है, वो लेंगी और उसके होते हैं उनके लिए लिया जाता है। आवाज़ आ रही है? जी, बीच में जी आ रही डिस्कनेक्ट है, हो। अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा मेरा एक सवाल था कि जो हमारे स्पेशल नीड्स के मेरी आवाज़, मेरा एक सवाल ये है कि जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनका लीगल राइट क्या होता है पेरेंट्स की जायदाद में, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से आइडेंटिफाई होता है और क्या लीगल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करे आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो प्रोटेक्ट करें। नकले थोड़ा प्रॉब्लम। मेरे ख्याल है मिस कनेक्ट। शाजिया का नेट का इशू आ गया। हाँ, नेट का इशू है। अ, जब तक मिस शाजिया कनेक्ट होती हैं। जी कस्टडी डिस्कस कर लिया है,
स्पेशल नीड्स का बच्चा है और सिंगल पेरेंट है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टडी मदर को जाती है। बाप बच्चे का नेचुरल गार्डियन है। अब माँ क्लेम कर सकती है खर्चा फ्रॉम द कोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसका असेसमेंट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, और रसीदें वगैरह अटैच कर दें थेरेपीज़ की कि बच्चा थेरेपीज़ में जा रहा है, तो एक बेहतर मेंटेनेंस अलाउ हो सकती है। अभी तक हमारी कोर्ट माँ की मेंटेनेंस अलाउ नहीं कर रही है अगर सिंगल मदर है। ये चीज़ अभी पाइपलाइन में है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, फिर हमने गार्डियनशिप के हवाले से डिस्कस किया था कि बाप इज़ द नेचुरल गार्डियन, लेकिन अगर किफ़ालत नहीं कर रहा है बच्चे की, अगर किफ़ालत नहीं कर रहा है बच्चे की, तो माँ जाके गार्डियनशिप क्लेम कर सकती है फ्रॉम द कोर्ट। शी नीड्स टू प्रोवाइड सर्टेन एविडेंसेस कि स्कूल की रसीदें, बाकी चीज़ें, कि बाप की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने पूरी पूरी गार्डियनशिप क्लेम की है। अब शाजिया क्योंकि ऑनलाइन आ गई है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं फिर। मेरा ये आपने सवाल लास्ट मुझसे पहले जो पूछा था क्वेश्चन, वो ये था कि वो जिनके हस्बैंड मतलब फादर की डेथ होगी और डिसेबिलिटी कार्ड भी था उनका, उसका मैंने आपको जैसे बताया था कि वो कहीं पे भी ये नहीं है शरीयत में कि आप किसी को विरासत से महरूम कर दें कि इसे इस बात पे कि वो डिसेबल है, जबकि वो ठीक है डिसेबल है लेकिन उसके बच्चे भी हैं जो कि नॉर्मल है, वो जो बीवी है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके लिए वो खातून ये करेंगी कि वो कोर्ट जाएंगी और कोर्ट में मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत पहले एक सर्टिफिकेट लेंगी उनका, उनकी गार्जियन बनेंगी, क्योंकि वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकता या खुद से कुछ नहीं बता सकता, तो वो गार्जियन बनेंगी, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत सर्टिफिकेट लेंगी, एक गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जो अडल्ट्स के लिए होता है, और उसके बाद वो कोर्ट से वो अपना जो भी शेयर है उनके हस्बैंड का इनहेरिटेंस का वो क्लेम कर सकती है। अच्छा तमीना, आपका वाला क्वेश्चन आ गया है। हाँ, क्वेश्चन आ गया हमारे। कोर्ट साइकोलॉजिस्ट हायर करेगी? आप प्लीज पूछें ये क्वेश्चन तमीना। क्या कोर्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है अपनी मतलब जो इस तरह के स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करती है कोर्ट्स? नहीं, कोर्ट्स खुद से तो नहीं हायर करती, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आता है ड्यूरिंग एविडेंस जिसमें हाँ कोर्ट ये कहा जाता है कि नहीं जी, जैसे कुछ मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स में फादर मोस्टली वो ये मानता ही नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, और कि नहीं वो ये खुद ही एग्जैजरेट कर रही हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, बच्चे को ये है, मैं खुद देख लूंगा, उनकी वजह के अपने केस में यही प्रॉब्लम था कि वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि आप कोर्ट में अगर आप एप्लीकेशन देते हैं कि जी फलाने, आपका एविडेंस जब होता है आप एज अ विटनेस कॉल कर सकते हैं किसी को भी कि ये इसको हम विटनेस बुलाना चाहते हैं जो कि आके बताएगा कि वाकई में इस बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं। ये तो एक बात होगी। दूसरी सूरत ये कि कोर्ट खुद से करे, किसी को साइकेट्रिस्ट को बुलाए और उसके एग्जाम या बच्चे को वहाँ भिजवाए और उसको प्रॉपर एग्जामिन हो कि हाँ जी कोर्टें कर सकती हैं। अभी तक इस तरह की चीज़ें इतनी वो तो नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए और इन फ्यूचर होंगी इंशाल्लाह कि इस तरह की चीज़ें की जाएं। और अगर कोई नहीं मानता तो कोर्ट उसकी, क्योंकि कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पेरेंटल जुरिस्डिक्शन है उसके पास, वो ये सारी चीज़ें करवा सकती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और था हमारा, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनका लीगल राइट जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर होता है, उसके लिए हम क्या ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो पेरेंट्स की डेथ के बाद भी जो है वो यूजफुल रहे उस बच्चे के लिए? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनता है, विल ऐसी कुछ? देखिए विल भी बना सकते हैं, और उसके बाद जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो चीज़ होती है वो वैसे ही स्पेशल नीड के बच्चे के लिए भी बन सकती है। लेकिन अब स्पेशल नीड के बच्चे के लिए यही चीज़ होती है ना कि उसको देखेगा कौन, उसकी वो चीज़ अगर माँ बाप नहीं है तो उसको लुक आफ्टर कौन करेगा, तो उसके लिए भी कोई बंदा साथ होना चाहिए। और किस तरह की स्पेशल नीड है उसकी, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे कंप्लीटली उनको प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ चीज़ों में इशू होता है। जैसे जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनको वैसे फिजिकली या कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो लर्निंग उनकी स्लो होती है, वो जो नॉर्मल बच्चा जिस एज में जो चीज़ सीखता है वो नहीं सीखता, तो उसके लिए ये चीज़ है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं। शादी जैसे फादर या मदर जो है अपने उस बच्चे को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही ऐसी विल बना दें या वसीयत अपनी कर दें कि मेरे बच्चे को, इस बच्चे को ये चीज़ें मिलनी चाहिए मेरे बाद, तो यानी उसमें फिर किसी सिबलिंग को उसका वो बनाया जाएगा गार्जियन, या क्या किया जाए कि पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर दें कि भाई इतना इतना पार्ट जो है मेरे इस बच्चे को जाएगा? देखिए विल बिल्कुल बनाई जा सकती है। विल जो होती है वो जिंदगी में ही बनाई जाती है, सिर्फ वो एप्लीकेबल आफ्टर डेथ होती है, ठीक है।
बिल्कुल आप वो विल अपनी ज़िंदगी में बना सकते हैं, किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। जैसे फादर हैं तो वो मदर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मदर है तो फादर को अपॉइंट कर सकती है, किसी सिबलिंग को भी कर सकती है, किसी और को भी ऐसे हैं जिनको, जो उसके अंकल हैं, जो उसके दादा हैं या नाना हैं, कोई भी हैं किनको कर सकते हैं जी यानी हमारे बहन बाद भाई अगर उनके किसी बहन भाई को, जैसे उसी के अपने जो सिबलिंग्स जी वो हैं जी उनमें से भी बिल्कुल कर किसी को सकते कर हैं, उनको सकते हैं। उनको भी बिल्कुल कर सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। हाँ, 1/3 से ज़्यादा हम विल नहीं हो सकता किसी को अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, लेकिन ये है कि उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अगर नॉर्मल, वही मैंने आपसे कहा कि स्पेशल नीड का किस तरह का, एक वो बच्चा होता है जो बिल्कुल ही नहीं कुछ समझता, एक वो बच्चा होता है कि वो इतना वो नहीं होता, वो इन चीज़ों को समझता है, हाँ, प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं कर सकता लेकिन समझ सकता है। तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। किसी को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी फैमिली में से, जिसमें जिसको भी करना चाहे कर सकते हैं। सही, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक और भी सवाल है कि मेरे पास एक सवाल आया था कि एक बच्चा है जो 10 साल का है, ठीक है, ऑटिस्टिक है वो। हुँ। उसका एक सिबलिंग है जो 8 साल का है। तो अब उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो किसी गवर्नमेंट से बनता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो हुँ। बनाने का प्रोसीजर, अगर जैसे वो अगर बच्चा मदर के पास नहीं है, वो फादर के पास है, तो वो हम अगर हमें बनाना हो सर्टिफिकेट, तो हम उसके लिए कोर्ट में कैसे रुजू कर सकते हैं? देखिए, बच्चा जिसके पास है वो अप्लाई करेगा ना, नहीं, तो वो तो उसके एग्री पास नहीं कर रहे ना, वो एग्री नहीं कर रहे कि बच्चा डिसेबल है, बट मदर को पता है कि वो डिसेबिलिटी के साथ है, बट वो तो सर्टिफिकेट उसके बनाने में लिए पहले हेजिटेट उसका कर रहे हैं। उसके लिए पहले उसका असेसमेंट करवाएँ, जिससे ये सही है। जो मेडिकल जो भी होता है वो करवाएँ, जिससे ये हो कि आपको हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और वो ये कोर्ट से कोर्ट तो नहीं है। फादर को सॉरी? कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। क्या दोबारा कहिएगा? मैंने ये सवाल किया है कि बच्चा जो है वो फादर के पास है और वो बच्चा हुँ। ऑटिस्टिक है, मगर फादर जो है वो डिनाइल में है, वो उसका असेसमेंट भी नहीं करा रहे हैं और ना ही वो उस सर्टिफिकेट की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं वो उसको नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो नॉर्मल है, वो सही है, ठीक है। लेकिन मदर को ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, और मदर जाहिर सी बात है वो आइडेंटिफाई कर रही है सिम्टम्स वगैरह, बट फादर जो है वो डिनाइल में है। तो इस तरीके का केस क्या फाइल हो सकता है कि हम बच्चे के जो है वो करा सकें? देखिए, अगर बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने डिसाइड की है और कोर्ट ने फादर को दी है, तो जो मदर है वो कोर्ट जा सकती है कि जी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और हुँ। क्योंकि ये भी उसकी वेलफेयर में है। लेकिन अगर कोई ऐसे पेरेंट हैं जिनमें आपस म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड करके उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है, बच्चा बच्चा मेरे पास रहेगा और जो भी है, तो उसमें फादर को जाना तो चाहिए। अगर नहीं जाते तो फिर यही तरीक़ेकार है कि उसमें कोर्ट में जाएँ। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि जी बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो भी उसमें भी बड़ा वो होता है, वो फिर गार्डियनशिप में तो नहीं आता, या तो फिर ये कि वो कस्टडी के लिए फाइल करे कि जी मुझे कस्टडी दी जाए बच्चे की, इसलिए क्योंकि ये बच्चे को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं कर रहा और बच्चे को ये मेडिकली प्रॉब्लम है और ये उनको नहीं देख पा रहा सही करके, तो इसलिए बच्चे को सही नहीं देख रहा, तो मुझे बच्चा वापस दिया जाए। सही, ठीक है, ठीक थैंक यू। है। एक सवाल है जो बार-बार आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वसीयत जो है वो डेथ के बाद उसका सिर्फ 25% एप्लीकेबल होता है। तो उस सूरत में शेयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये सही है? और कुछ पेरेंट ने अभी मैसेज किया है कि उनको उनके लॉयर ने गाइड किया है कि जो कुछ आपको अपने डिसेबल्ड चाइल्ड को देना है, जो बच्चा ज़हनी तौर पे ख़ास तौर पे माज़ूर है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दें। तो आप वसीयत की क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है वालिदैन के जाने के बाद? देखिए, वसीयत एक अलग चीज़ है और गिफ्ट एक अलग चीज़ है। वसीयत जी। जो विल होती है वो आप ज़िंदगी में ही करते हैं। हाँ, वो एप्लीकेबल आपकी डेथ के बाद होती है। गिफ्ट जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में ही आप किसी को भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। एक प्रॉपर्टी अगर आप अपने एक बच्चे को देना चाहते हैं, पूरी देना चाहते हैं तो पूरी भी दे सकते हैं, लेकिन विल नहीं होती ऐसी। विल में क्योंकि शरीयत ये कहती है कि 1/3 से ज़्यादा किसी को विल नहीं किया जाए। वो इसलिए कहती है कि बाकी लोग डिप्राइव ना हों। अगर आपने कोई डिसेबल अपने बच्चे के लिए कोई विल की है किसी ने, तो उसका तरीक़ेकार अब ये है कि आपने जो भी चीज़ विल की है वो करके उसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए। वो कन्फर्म आपकी डेथ के बाद वो एप्लीकेबल होगी, थ्रू कोर्ट होगी। ठीक है। सो पेरेंट्स को मेरा ख्याल है तसल्ली हो जानी चाहिए कि अगर वो विल को रजिस्टर करवा देंगे जी, तो जी, जी।
कोई बच्चे को से उसका हक नहीं छीन सकेगा, डिप्राइव नहीं कर सकता, Exactly. क्योंकि रजिस्टर्ड होगी ना कोर्ट में, तो वो हो सकती है, वो कोर्ट उसको एप्लीकेबल करवाएगी। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपने एक विल लिख के अलमारी में रख दी है, वो किसी को पता ही नहीं है, तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता। फिर अच्छा, लोग मानते भी नहीं है, वो कहते हैं कि एक जी सवाल बात और आया है, ये रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बता दीजिए कि कैसे करना होगा उसको। जिसका तो रजिस्टर प्रॉपर प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है पूरा। विल किस हद तक है, कितनी है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कोर्ट में कहाँ रजिस्टर्ड होगी। ये कोर्ट में रजिस्टर होगी विल जी जो जी, है? कोर्ट से ठीक है, रजिस्टर्ड होती है। जी ठीक जी, है। कोर्ट से रजिस्टर्ड होती है। तो यानी उसका क्या, उसके स्टेप्स क्या होंगे? पहले एक लॉयर के पास जाना होगा? जी जी, फिर आपने एक लॉयर विल, हमें देखिए विल तो आप खुद बैठ के नहीं बना सकते ना, डेफिनेटली आप किसी लॉयर के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि जी ये चीजें हैं, उनकी डिटेल्स होगी, जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज आप देना चाहते हैं, क्या आपके किस बच्चे को क्यों देना चाहते हैं, उसमें भी आप सारा वो लिखेंगे। फिर वो कॉपी आप रजिस्टर्ड होगी, कॉपी आपके लॉयर के पास भी होगी, एक आपके पास भी कॉपी होगी, सील्ड होती है वो, और आपकी डेथ के बाद वो खुलेगी। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार जो कोर्ट के होंगे, जी ये जी जी, सिविल कोर्ट में रजिस्टर, हमें रजिस्टर करवानी जी जी होगी जी या जी हाई जी कोर्ट में जी जी करवानी होगी? जी जी, डिपेंड करता है ना कि प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है। थोड़ा सा डिफाइन कर दें अगर। अगर देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी कितनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 6 करोड़ की है ना, अगर आपकी प्रॉपर्टी फर्ज करें कोई जो भी वर्थ उसकी बन रही है वो 6 करोड़ से ज्यादा की है, तो वो आप हाई कोर्ट जाके रजिस्टर करवाएंगे उसको, और अगर उससे नीचे की है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, वजीहा और I तहमीना, think we have covered all the questions. हमने चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, इनहेरिटेंस, मेकिंग अ ट्रस्ट फॉर दीज चिल्ड्रन, ये सब कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवालात आते हैं, अच्छा एक आ गया, व्हाट इज द वे टू नॉमिनेट अ गार्डियन इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉट अराउंड? अच्छा, ना माँ है ना बाप है, तो क्या क्राइटेरिया है बच्चे का गार्डियन डिसाइड करने का? हु विल बी द नेक्स्ट गार्डियन ऑफ द चाइल्ड? दादा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर माँ बाप में बाप जो है वो मतलब डिसेबल है, बाप गरीब है, या बाप के साथ कोई इश्यूज हैं, तो उसमें बच्चा जो है दादा से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं आप। और अगर दादा दादा नहीं मेंटेन है? करेगा। अगर दादा नहीं है? दादा नहीं है तो चचा, जो भी उसके बच्चे से, जो भी बाप से और रिलेटेड अगर जो भी है ददियाल वो में कर। कोई भी नहीं है? तो फिर ददियाल में कोई भी ददियाल, नहीं है? ददियाल में कोई नहीं है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होगा ना, जैसे ननियाल में फिर क्या करें, लेकिन नाना मेंटेन करने की नानी जिम्मेदारी, खाला हो देखिए सकते हैं? ना खाला नाना वो तो एक वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो मेंटेन करने की चीज होती है वो फादर से रिलेटेड फैमिली ही करती है। नेक्स्ट जो चीज है वो दादा तक तो है कि दादा जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब अगर बाप गरीब है और उसकी माँ भी है, अगर के माँ भी नहीं अफोर्ड कर सकती और बाप भी नहीं कर सकता, तो फिर दादा करेंगे। केस था जिसके अंदर कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, और मदर और फादर दोनों डॉक्टर्स थे, और उसमें जो है वो मदर को जज ने ये अलाउ किया था कि 50,000 पर मंथ जो है वो मेंटेनेंस दी जाएगी मदर को बच्ची के इलाज के लिए। क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे थी बच्ची ना। हाँ, ये बहुत मतलब एक तरह की हमारे लिए एक मिसाल है कि जो इस तरह से, जैसे हम लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस बहुत कम अलाउ होती है, बट ये जस्टिस बुल का जो है बहुत ही ब्रेव किस्म का स्टेप था कि उन्होंने ये इतनी अमाउंट जो है वो मदर को दी कि वो अच्छे से उस बच्ची का इलाज। अरेंज करके इसकी कॉपी भी शेयर कर सकते हैं पेज पे। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज सबसे जो अहम थी वो ये थी कि ये लाइफ टाइम होगी। एग्जैक्टली। ये ऑटिज्म का केस था, और रुखसाना शाह भी इसको, जो हमारी सीईओ हैं, वो भी परसू कर रही थी, देख रही थी पूरा, उनकी नज़र थी इस केस पे। और रुखसाना ने हमें पूरा इसका ब्रीफ किया कि ऑटिज्म तो नहीं जाएगा ना, उम्र बढ़ जाएगी, आपका कद बढ़ जाएगा, लेकिन ऑटिज्म तो वहीं रहने वाला है। अच्छा, तो एक अलेना बेग का क्वेश्चन है, सिंगल पेरेंट है लाहौर में। अच्छा एक सेकंड वजह, पहले इसको क्लियर कर दी। देखिए ये जो चीज होती है ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था या कहीं भी, कि हर केस का जो डिसीजन होता है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे होता है। अब उन्होंने दिया है वहां पे, उसमें ये है कि माँ बाप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, या बाप है उसकी अर्निंग इतनी है कि वो कर सकता है। कोर्ट ने प्रॉपर्ली सारी चीजों को सेटल करके एक चीज दे दी। लेकिन इसी चीज में अगर आप इस तरह से आ जाएं कि वो बाप की अर्निंग ही इतनी नहीं है तो वो फिर इतना नहीं दे सकता, तो वो पर जो उसके मीन्स हैं उसके तहत जो भी वो है तो वो देगा वो।
वो आप ये नहीं कर सकते कि हर कोर्ट पे ये बाइंड कर दें कि जी क्योंकि उन्होंने इतना दिया तो इसमें भी देना चाहिए, तो वो हर केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दिया जाता है। ये जी तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में 2 पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, दोनों माँ-बाप, उन्होंने एक्सेप्ट किए बात, इसीलिए ये चीज़ पास हुई है, वरना तो मेरे ख्याल में हर किसी पे अप्लाई होगी भी नहीं। हर अच्छा, किसी पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि जी जी एक क्वेश्चन अच्छा, आया लाहौर से कि सिंगल पेरेंट है, मदर है, सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, स्पेशल नीड्स के बच्चे का और नॉर्मल बच्चे का दादा की जायदाद में कोई हिस्सा होगा? दादा की जायदाद पे देखिए, अगर उसका बाप, बच्चों का बाप जिंदा है तो बाप के बेसिकली क्या होता है कि दादा की जायदाद में से हम उस वक्त हिस्सा क्लेम करेंगे जब सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट है, जब हम बाप की डेथ हो गई और बच्चे रह गए और वो जाके मतलब दादा की जिंदगी में बाप की डेथ हो गई, तो बच्चे पहले शरीयत में ये था कि जी है बल्कि कि दादा की जायदाद से बच्चे क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फैमिली कोर्ट का सेक्शन 4 जो है वो उसके तहत अब कोर्टें कर भी रही हैं, अभी उसका प्रॉपर्ली डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन उसमें यही है कि आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि जब बाप नहीं है। लेकिन अगर बाप मौजूद है तो बाप करेगा, आप अपने बाप की जायदाद से कर सकते हैं। फिर दादा की, जैसे दादा मर गया, बाप को मिल गई, अब बाप की डेथ हो गई तो बाप के बाद जो बच्चे नॉर्मल हैं या अब नॉर्मल हैं वो सारे बच्चे डिमांड कर सकते हैं। और अगर बाप जिंदा भी है तो बाप का जो हिस्सा बन रहा है उसमें से बच्चे क्लेम कर सकते हैं, राइट? देखो, विरासत होती है उस वक्त जब बंदा डेथ होती है। जिंदगी में अगर मेरे पास 1 अरब रुपया मैं किसी को नहीं देना चाहती तो मेरी मर्जी, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन डेथ के बाद जो भी लीगल ईयर्स होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू शरिया वो डिवाइड होता है। वो तो फिर वही बात हो विरासत गई का ना वर्ड ही कि डेथ के बाद है। दादाजी मरेंगे तो बैल बटेंगे, ये तो वही जी हिसाब जी, बस किताब हो गया। क्योंकि विरासत का वजीहा, वर्ड ही ये आफ्टर डेथ है। अली आब्दी साहब का क्वेश्चन जरा देख लीजिए, ये क्या पूछ रहे हैं। थेरेप्यूटिक जस्टिस एंड एन अप्रोच टू जस्टिस दैट एम्फसाइजेस हीलिंग फॉर पेरेंट्स, हाउ अबाउट पाकिस्तान? ये तमीना वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली वो ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट कोई थेरेपिस्ट हायर करेंगे जो कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे काम करें, क्योंकि क्या पेरेंट्स नहीं, अक्सर अभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये बाहर के मुल्कों में बच्चे होता के है, साथ काम कर करके। देखिए यूएसए में ऐसा ये होता है। होना चाहिए, अभी तक हमारी कोर्टों में तो इस तरह की चीजें नहीं हो रही कि कोर्ट कोई इस तरह के सेशंस उनको करे। हाँ, रेकमेंड कर सकते हैं कि जी आप फलानी जगह पे जाएं, लेकिन फोर्स करके नहीं। हमारे यहाँ नहीं होता, बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो होता है। अभी यहाँ पे आर्बिट्रेशन तो है कि जी आर्बिट्रेटर के पास उनको बिठा दें कि जो भी डिसीजन आपस में जो भी डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन अभी ऐसी चीजें आई तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है हो जाए। मुझे एक आइडिया आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हम एज पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे हम एग्जैक्टली। सिंगल मदर। जी जी बोलें, मेरी बात हो गई? ठीक है, जैसे डॉक्टर सलमा अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रही हैं आप, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा, जैसे अगर अगर इस तरह का कुछ मिल जाए कि हम जजेस के लिए एक प्रोग्राम सेट करें या वकला के लिए हम एक प्रोग्राम ऐसा सेट करें जिसमें हम उनको अवेयरनेस दें कि मेंटल हेल्थ है क्या, असल में क्या है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ तो किसी की भी किसी भी टाइम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कोई भी ट्रॉमा ऐसा जिंदगी में आ सकता है जिसकी वजह से हम जो है वो मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, और दूसरा ये कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं। मैं हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊं कि रुखसाना लॉयर्स के लिए 2 सेशन लाहौर में कर चुकी हैं, और मैंने भी यहाँ कई बार लॉयर्स की डिफरेंट एसोसिएशन को अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है कि एटलीस्ट उनको पता चले कि ये डिसऑर्डर्स जो हैं ये बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या जिसे हम पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, ये नहीं होते हैं, ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के। बट होपफुली आज के डिस्कशन के बाद शायद कुछ लॉयर हमसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह कराची के लॉयर्स और जजेस के लिए शाजिया अजीज़ ही कोई हमारी हेल्प करें किसी फोरम पे, बार के या जो भी इनकी काउंसिल्स होती हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सेशंस होने चाहिए सबके लिए, क्योंकि सबसे बेसिक जो चीज़ है मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास भी ये जो केस आया तो हमने उसको पढ़ा, उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। और चाइल्ड डिप्रेशन हमने तो सुना ही नहीं था कि चाइल्ड डिप्रेशन भी कोई चीज़ है, लेकिन अब जब पता चला फिर वो बच्चे इस तरह के आने लगे, तो ये होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा वो जजेस जो मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उनमें, तो उसमें भी उनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपके पास वो बच्चे जो आते हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं,
तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अब वो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे पास कोर्टों में ऐसे भी लोग आते हैं जो बिल्कुल भी, जिनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। वो तो उसको बच्चे को तो लेकर ही नहीं आते, या वो बेचारा घर में ही पड़ा हुआ है, या उसको कोई वो नहीं करते। तो ये इस चीज़ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि अर्ली एज से ही बच्चों को मॉनिटर करें, क्योंकि देखिए ये किसी भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फैमिली में प्रॉब्लम है तो आगे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम। अब तो चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो फर्स्ट टाइम ही देखने में आती हैं, तो ठीक है, अगर वो एक चीज़ होती है तो होने चाहिए, बिल्कुल हमारे उस पे भी होने चाहिए, हमारी भी ट्रेनिंग। हमें भी नहीं पता कि बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना, वो जैसे वजह से मैंने बहुत सीखा कि बहुत सारी चीज़ें जो इनकी उससे, कि क्योंकि खुद सफ़र करी थी, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में किया, तो वो इनसे मैंने बहुत सीखा। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस के सेशंस होने चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश भी करते हैं कि इसमें कुछ Thank you चीज़ें so कराई जा much. I सकें। really appreciate your input, Shazia. Thank you so much. So on behalf of ASTWD, I am very much thankful to वजीहा, तहमीना एंड शाजिया अजीज़ खान। आप लोगों ने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आप लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो पेरेंट्स आज शरीक थे, या ये फेसबुक लाइव है, ये हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद रहेगा। तो मैं और लोगों से भी, प्रोफेशनल से गुजारिश करूँगी कि वो भी ASTWD की अवेयरनेस की जो एक कैंपेन है, मुहिम है, क्योंकि एक पेरेंट ने कहा है कि आप लोग अंग्रेज़ी बहुत बोल रहे हैं, मेरे पास मैसेज आया है, इसको ज़्यादा उर्दू में होना चाहिए था। तो जो है, जैसे कि शाजिया ने कहा, हम उमरकोट, मिट्टी, जैकबाबाद, इन सब जगहों पे, छोटे से छोटी जगहों पे, टंडो अल्लाह यार, टंडो आदम, साहिवाल, पंजाब का जो हमारा ऑफिस है लाहौर का, वो सवात, मालाकंड जैसी जगहों पे भी जाकर अवेयरनेस सेशन और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसमें जजेस और लॉयर्स को भी बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, और पेरेंट्स के जो क्वेश्चन, जो सवालात जिनके हम जवाब नहीं दे सके, वो हमें दोबारा भेज सकते हैं, और मिस शाजिया से भी डायरेक्टली रुजू कर सकते हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच शाजिया, आपका बहुत थैंक शुक्रिया, यू आपने वेरी बहुत मच। नॉलेजेबल चीज़ें हमें बताई हैं, बहुत ही Thank Thank you, Dr. Salma, for providing us this platform. मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक था जिसके बारे में मैं बहुत अरसे से बात करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अवेयरनेस नहीं है, जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि हम बहुत सारे, क्योंकि बात करते हुए अगर अंग्रेजी के वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये हम इसको भी थोड़ा सा वो करेंगे कि नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में लोगों को, एक्चुअली हम यूज टू होते हैं थोड़ा सा इस तरह से बात करने से। अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आप मुझसे अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना है, कोई बात करनी है, कोई चीज़ हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नंबर्स मौजूद है, आप मेरा अगर किसी को देना चाहें तो भी दे सकती हैं। कोई किसी की अगर हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कि कुछ ऐसे भी, और एक और चीज़ जो मेरा सजेशन है, एक ऐसा भी, देखिए कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि बाप भी नहीं अफोर्ड कर सकता वो, क्योंकि ये वाले ट्रीटमेंट होते भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो इस तरह के कोई भी इदारे भी होने चाहिए जो उनको हम मिल के एक म्यूचुअल फंड बना लें कि जी इसमें, ताकि ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो उनको वो दे दिया जा सके, या उनसे उनकी हेल्प हो जाए। तो ऐसा भी हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। मैं वॉलंटरी बेसिस पे काम करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं पेरेंट्स की गाइडेंस ज़रूर कर देती हूँ, चाहे वो कराची में या कराची से बाहर हैं। कराची से बाहर हैं तो फ़ोन पे हम डिस्कस कर सकते हैं जो बच्चों के मसले आ रहे हैं, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स के। तो मैं अपने पेज का लिंक इंशाल्लाह चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है। सो तहमीना भी ड्रॉप कर देंगी, ताकि वो भी सिंगल पेरेंट्स। और डॉक्टर सलमा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सेशन हम सबके लिए अरेंज किया। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, हमारा पेन जो है, हमारा जो दर्द है, आपने महसूस किया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।